2-3 बार हुआ मेरा कि मुझे ड्रिप लगानी पड़ी, पानी चढ़ाना पड़ा क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा गिर गया था 15-16 घंटे लगातार पीपी किट में बैठने के बाद। पूरे बदन में घाव और डिहाइड्रेशन के चलते आपका बीपी गिरना, ये सारी चीज़ें एक रोज़ पीपी किट में हो सकती हैं डॉक्टर के साथ। नेगेटिव विचारों वालों से जो केवल ड्राइंग रूम के वीर हैं, बैठ के फेसबुक और कुछ करते हैं, ये सब टाइप करते हैं, उनसे मेरा कोई भी द्वेष नहीं है। मैं अपने कर्म में यकीन रखता हूँ। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो इन सब चीज़ों की आदत डालनी होती है। मुझे आदत हो गई है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं अपने पूरे पेशेंट्स के लिए 100% डेडिकेटेड हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं गोपालगंज के एक प्राइवेट क्लिनिक में, जो कि हमारे बगल में जो डॉक्टर साहब हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के लॉकडाउन के बीच में जितनी संघर्ष किए हैं, जितने मतलब कई तरह के विपदाओं के बीच, आपदा के बीच में इन्होंने इतने मरीजों को देखा है, जिसमें लगभग 80% कोरोना के मरीज़ थे। आइए इनसे भी हम आगे एक बार जानते हैं। सर, इस आपदा के बीच में सर आप कैसे फेस कर रहे हैं सब चुनौतियों को, सर कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, आपदा तो एक बहुत बड़ी संकट के स्वरूप में हमारे समाज और देश के लिए आई, और इसकी शुरुआत हुई थी आपको होली के ठीक बाद। जो मैं अगर सेकेंड लहर की बात करूं, दूसरी होली के बाद हमें समझ में आने लगा था कि इसकी जो मरीज़ हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं चेस्ट रोग स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे इसका पूरी तरह से अनुमान था कि जो लक्षण आ रहे हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार नहीं है, क्योंकि एक्सरेज में दिखता है। और ख़ासकर ऐसे ज़िले में जहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं, सारे लोग सीटी स्कैन नहीं करा सकते। औसत जो आय है वो इतनी नहीं कि लोग बड़े अस्पतालों में जाएं। तो वैसे ज़िले में बिना आईसीयू की सुविधा, बिना इमरजेंसी के लोगों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही थी संक्रमण की। और लॉकडाउन मई के प्रथम सप्ताह में हुआ, लेकिन तब तक जो पूरा 30 मार्च के बाद से प्रथम सप्ताह मई का था, तकरीबन 250 की ओपीडी रोज़ हमने देखी, और उसमें 200 से ज़्यादा संभावित संक्रमित मिले हमें। और सिर्फ एक्सरे और अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के सहारे मरीज़ों का स्टेथोस्कोप से जांच करके और उनका परीक्षण करके हमने पूरी कोशिश की कि उन्हें अगर माइल्ड हैं तो मॉडरेट में ना जाने दें, मॉडरेट हैं तो सीवियर में ना जाने दें, और जो सीवियर हैं उन्हें इंजेक्शंस के सहारे बिना आईसीयू में एडमिट किए केवल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रिवाइवल कर पाएँ। सर, मान लीजिए पीपी किट में तो बहुत देर तक आदमी रह नहीं पाता, 15 से 20 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है। सर इस विषय में सर आप पूरे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11-10 बजे तक आपने देखा है मरीजों को, सर क्या कुछ असर पड़ा सर हेल्थ पे? एक्चुअली हुआ क्या था, 2 बार मुझे डिहाइड्रेशन के एपिसोड्स हुए, यानी मेरा बीपी जो था वो 80 से नीचे चला गया था। एक दिन मैं ओवर एग्जॉस्ट हो गया था, और क्योंकि हमें पीपी किट, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बोला कि हमें कुछ जागरूकता के लिए इंटरव्यू की बाइट चाहिए, तो मैंने बोला कि पहले पीपी किट पहनने के पहले ले लीजिए। तो इससे होता क्या है कि जब आप पीपी किट में जाते हो तो उसमें हेड टू टो आप इंसुलेट हो जाते हो, आपको हवा भी छू नहीं पाती। तो उस कंडीशन में आप जब हवा अंदर नहीं आएगी तो बॉडी के अंदर की जो गर्मी है, जो पसीना के स्वरूप निकलेगी, वो बाहर इन्वायरमेंट में जाती नहीं है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर शरीर के इतना ज़्यादा पसीना होता है कि शरीर अपना सारा पानी, सॉल्ट और नमक या वाटर जो है वो पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, और इसका आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि बहुत धीरे धीरे होता है। जब 16 घंटे 14 घंटे आप पीपी किट पहन के निकलो तो फिर ऐसा आपको आभास होता है जैसे पूरी बॉडी में ज़बरदस्त ऐंठन है, पूरी बॉडी टूट रही है दर्द के मारे, और बहुत ज़्यादा जकड़न है। कितने बार नसें तनने लगती हैं, चढ़ने लगती हैं, चक्कर आता है। शुरुआती के दिनों में अंधेरा सा होने लगा था। ऐसे 2-3 बार हुआ मेरा कि मुझे ड्रिप लगानी पड़ी, पानी चढ़ाना पड़ा क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा गिर गया था 15-16 घंटे लगातार पीपी किट में बैठने के बाद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने बॉडी को मैंने अभ्यस्त कर लिया, और मेरी बॉडी भी अभ्यस्त हो गई कि मैं 14 से 15 घंटा अगर पीपी किट में बैठूं तो मुझे लो बीपी की शिकायत नहीं होती। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इतने ही ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस, पूरे बदन में घाव और डिहाइड्रेशन के चलते आपका बीपी गिरना, ये सारी चीज़ें एक रोज़ पीपी किट में हो सकती हैं डॉक्टर के साथ। अपने ज़िले में सर बीच में ऑक्सीजन की बहुत सारी क्राइसिस हो गई थी, बहुत मरीजों को मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सर। उस बीच में भी सर आपने कैसे मरीजों को ट्रीट किया सर? देखिए, हमने जो गवर्नमेंट के सेंटर्स बने थे, डाइट था,
डाईईटी जो था, और हथुआ में जो अनुमंडल अस्पताल था, और इसके साथ साथ सदर हॉस्पिटल। तो हमने अपने जो भी ऑक्सीजन के कम पेशेंट्स थे जिन्हें 70-80% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उन सबको वहाँ ऑक्सीजन के लिए रखा। दवाइयाँ चल रही थी, इंजेक्शन्स हमने जो दी वो चलती थी, लेकिन हमने ऑक्सीजन के लिए वहाँ भेजा। जो लोगों के पास असुविधा थी, जो नहीं जा सकते थे, जिनके पास कोई था नहीं पहुँचाने वाला, उनके लिए हमने घर पे वैकल्पिक ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी और सुई दवाइयाँ चलती थी। हमारा मुख्य एम ये था कि ऑक्सीजन के कमी के पीछे 2 रीज़न सबसे ज़रूरी हैं। एक, फेफड़े के अंदर ब्लड क्लॉटिंग, जो फेफड़े के अंदर खून का जमाव होता है। इस वायरस का ये खासियत है जिसके चलते हैप्पी हाइपोक्सिया होती है। खून के नलियों में, श्वास के नलियों से जो छोटा छोटा खून का थक्का जमता है, उसे तुरंत रोक देना अगर मरीज़ पे शक है। तो हमने 90 या 93% वाले ऑक्सीजन के पेशेंट्स को भी तुरंत इनॉक्साप्रिन दिया, ब्लड थिनर दिया, जिससे ब्लड पतला हुआ, खून के जमने की गति 7 से 10 दिन में न्यूनतम हो गई। दूसरा, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उनके अंदर बॉडी में ज़बरदस्त सूजन भी आता है, फेफड़े के नलियों में सूजन है, तो उन्हें नेबुलाइजेशंस के साथ साथ पंप के सहारे और एकदम शॉर्ट एंड स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स का डोज देके 6 से 8 दिन वज़न के हिसाब से देकर उनके बॉडी के सूजन को कम किया। और कुछ नई दवाइयाँ, जो दवाइयाँ आमतौर पे दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहरों में थी, जैसे बेरिटिनिब या सेप्सीवैक, जो पेटेंटेड दवाइयाँ हैं, उन सब की शुरुआत हमने यहाँ उत्तर प्रदेश से मंगाकर, दिल्ली से मंगाकर अपने क्लिनिक में तुरंत शुरू कर दी थी। मतलब आज जब लोग चर्चा कर रहे हैं उन दवाइयों की, उसकी शुरुआत हमने पिछले 20 दिन से 1 महीने पहले कर दी थी गोपालगंज में, ताकि ऑक्सीजन के किल्लत में भी हम पेशेंट्स के बॉडी को रिजर्व कर सकें और उन्हें मौत तक जाने से रोक पाएँ। सर, पिछले 1.5 महीनों में जो आपने ओपीडी किया है सर, इसका एनालिसिस करके कोरोना मरीजों के लिए कुछ सजेशन दे सकते हैं, बचाव का कुछ प्रिकॉशन दे सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो ओपीडी मैंने की, उसमें अगर 250 की ओपीडी रोज़ करता हूँ तो 200 के मरीज़ शुरू में संभावित आते थे। अभी केसेस कम हुए हैं, अभी 100 से 125 50% तक केसेस कम हुए हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि अगर मरीज़ सही वक्त पे ओपीडी आ जाए, जैसे अगर 5 दिन या 7 दिन संक्रमण का हो, 4 या 5 दिन हो, लक्षण हो, खांसी, ठंडा बुखार, गले में खराश, पेट खराब हो, बदन दर्द हो, खांसी हो, इन सारे लक्षणों से अगर 4 से 5 दिन के अंदर आ जाए तो 100% तक रिकवरी पेशेंट की होती है। पहली बात, जितना ज़्यादा पेशेंट टाइफाइड के इलाज में, डेंगू के, मलेरिया के, अलग अलग बुखार के इलाज में या एलर्जी खांसी के इलाज में 7 से 10 दिन पार कर देते हैं, उनके अंदर रिस्क 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिन्होंने 14 दिन गुजार दिया है संक्रमण के साथ और उनकी इम्यूनिटी वीक है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि ये महामारी मौत तक ले जा सकती है। तो जितने जल्दी आप चिकित्सक के सलाह के अंदर आ जाएंगे, उतना ज़्यादा 100% आपका रिस्क फ्री होने का रिस्क रहेगा। और कभी भी इस बीमारी को छुपाना, दबाना नहीं चाहिए, लक्षणों को आम नहीं समझना चाहिए कि जनरल ठंडी खांसी है, मुझे टाइफाइड है, मोनोसेफ, जोन, जो भी दवाइयाँ आती है उसका इंजेक्शन्स लेता रहूँ, मेरा टाइफाइड ठीक हो जाएगा। कितने सारे लोग टाइफाइड के गलत इलाज के चलते, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने के चलते, जो फॉल्स पॉजिटिव आता है, बर्बाद हो गए और मौत के कगार पर आ गए, क्योंकि वो लेट तक पहुंचते हैं। एक्सरे तक नहीं कराते लोग। यहाँ खांसी है, दम फूल रहा है, बुखार है, लगातार है, लेकिन लोग एक्सरे तक नहीं कराते कि एक्सरे में कुछ दिखे। तो जागरूकता के अभाव से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी हमें भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में हम कामयाब रहे कि जो हमारे पास पेशेंट्स आए जो ऑन रिकॉर्ड, अभी हमारे पास 2928 पेशेंट का टोटल रिकॉर्ड है, 2928, जो हमने पिछले 1.5 महीने से 2 महीने में देखे हैं। इसमें से हमने तकरीबन 99.2 यानी 0.8% लोगों को हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत थी। 99.2% लोगों को हमने बचाया है, जितने भी पेशेंट्स कोरोना के देखे हैं। सर, पिछले 1.5 महीनों में जहाँ पूरी ज़िले की ओपीडी बंद थे, सब डॉक्टर लोग घर पे थे, तो उस बीच में आपने क्लिनिक खोला, लेकिन लोगों का कहना है कि आप पैसे के लिए, लोग उगाही के लिए, बहुत सारी चीज़ों का मतलब 1,000 एक्स्ट्रा फीस, तो ये फीस, तो टेलीफोनिक फ़ीस, इन सब बातों को सोशल मीडिया पे हमने देखा। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि जब आप एक रास्ते पे चलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें आपसे ईर्ष्या होती है, जिनके लिए आपका ग्रोथ या आप जो सेवा दे रहे हैं उनसे वो बहुत जल्दी जलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि वैसे लोग भी सोसाइटी में होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रिटिक है और आपका गलत ही सोचे, आपके लिए गलत भावना रखे, दुष्प्रचार करे, तो वो बेचारा आपके बारे में सोच तो रहा है,
आपका एडमायरर कभी ना कभी तो बनेगा। तो मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। और पॉइंट बाय पॉइंट आपने जैसे कहा था, देखिए जब आप 250 पेशेंट्स देखोगे, सारे हाई रिस्क पेशेंट्स, इतने ज़्यादा पेशेंट्स, मैं आपको सीसीटीवी की फुटेज दिखाऊंगा, बिल्कुल जगह नहीं होती है ओपीडी में, ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत मुश्किल होता है हमारे सारे स्टाफ के लिए भी मैनेज करना। उस कंडीशन में एक बंदा जो 16 घंटे, एक डॉक्टर जो 16 घंटे 14 घंटे पीपीई किट में अपने परिवार को छोड़कर, मेरे परिवार यहाँ रहती नहीं है, ना खाने का ठीक, ना पीने का ठीक, ना बाथरूम जाना का ठीक। अगर मुझे 1 से 2 बजे दोपहर में टॉयलेट लगती थी तो मैं रात के 11-10 बजे उसे 6 या 8 घंटे रोक करके रखता था। और मुझे बहुत दिक्कत हुई है इस पूरे पीरियड के दौरान। उस कष्ट, उस दिक्कत को आप किसी भी 400 रुपये फीस से तुलना नहीं कर सकते। कोई भी अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार की सुरक्षा, क्योंकि मैं यहाँ से इन्फेक्टेड होकर जाऊँ, मेरा छोटा बच्चा है उसे इन्फेक्शन करूँ, मेरे वाइफ को इन्फेक्शन करूँ, ये कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें कई डॉक्टर्स ने जाने गंवाई हैं, कोई अछूता तो है नहीं। तो किसी भी नेगेटिव विचारों वालों से, जो केवल ड्राइंग रूम के वीर हैं, बैठ के फेसबुक और कुछ करते हैं, ये सब टाइप करते हैं, उनसे मेरा कोई भी द्वेष नहीं है। मैं अपने कर्म में यकीन रखता हूँ, सही मार्ग पे चलता हूँ। जो लोग ठीक हुए हैं उनको परिवार और उनकी जानें बचाने में मेरा ज्ञान, मेरा तजुर्बा, मेरा नॉलेज काम आ पाया। इसलिए मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ जितने 2 महीने मैंने अपने ज़िले के लिए सेवा की है। और रही बात कि लोग क्या लिखते हैं, क्या छापते हैं, जब आप ऊपर चढ़ोगे तो इन सब चीज़ों की आदत डालनी होती है। मुझे आदत हो गई है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं अपने पूरे पेशेंट्स के लिए 100% डेडिकेटेड हूँ और मैं उस राह पर हमेशा चलता रहूँगा। इसी बीच में सर ये भी आवाज़ आई कि सर आपने अपना बरौली विधानसभा, अपना गृह जिला छोड़ रखा है, फील्ड में नहीं जाते, चुनाव लड़ने के बाद आपने फील्ड में नहीं गए। देखिए दिक्कत ये है कि जो चुने गए हैं वो भी नहीं जाते। गुमशुदगी की खबर कितने सारे अपोजिट पार्टी वालों ने, उनके जो जीते और जो विपक्ष में उन लोगों ने लगाई। तो मुझे तो मतलब ही नहीं है कि कौन जाता कौन नहीं जाता। जहाँ तक मेरी बात है, कई सारे ऐसे मेरे पास एविडेंसेस हैं जिसमें हमने बरौली के अंदर, आपको माझा के अंदर कितने सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाए, उन सब को बाय फ़ोन ट्रीटमेंट किया, टेलीफोनिकली ट्रीटमेंट किया, और उसके लिए कोई भी कभी भी किसी से फीस नहीं ली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब लॉकडाउन होता है, जब आप सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमारे कितने ऐसे कार्यक्रम थे, बरौली बाज़ार में, मुख्य बाज़ार में कार्यक्रम था, माझा के लिए दुकानदारों व्यवसायी के लिए कार्यक्रम था, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए कार्यक्रम था जहाँ पर हम जा कर के उनकी ट्रीटमेंट करते, उनका स्क्रीनिंग करते, सब करते। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ 4 मई और 4 मई के बाद से, तो आप सोचिए कि जो पूरे ज़िले के मरीज़ निर्भर और आश्रित थे कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक जीवन रक्षा हेतु पूरे ज़िले का भार संभाल रहा हूँ, उसमें कैसे ये आप कह सकते हैं कि उस बरौली और माझा के लोग मेरे से नहीं जुड़े और मेरे संपर्क में आकर के लाभान्वित नहीं हुए? ऐसा बिल्कुल कहना ही गलत होगा, क्योंकि किसी भी एक क्षेत्र या एक कस्बे या एक गांव से बिलोंग करने का मतलब नहीं है कि आप उसी क्षेत्र, उसी कस्बे, उस गांव में जा कर के काम कीजिए तभी आप उसके लिए काम करते हैं। पूरा ज़िला अपना है, पूरा बिहार अपना है, पूरा देश अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक रंजन से, जो पूर्व में भी विधायक का चुनाव लड़े थे बरौली विधानसभा से, और अभी इन्होंने बताया कि बरौली की जनता के साथ साथ हमने पूरे ज़िले भर का भार उठाया है, कोरोना मरीजों को देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लगभग तकरीबन 90% कोरोना मरीजों को हमने ओपीडी पे इलाज किया है, दवाइयों से ठीक किया है। आज के लिए इतना ही। मैं प्रवीण गुप्ता, VSIS न्यूज़, गोपालगंज।